और एक महीने के बाद सियासत पर सचिन पायलट खुलकर बोले हैं। राजनीति में भाषा मर्यादित होनी चाहिए, राजनीति में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। पार्टी में बात रखने की पूरी आजादी है, पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा दी है। बयानबाजी सोच समझकर होनी चाहिए। कुछ मुद्दों पर असहमति रहती है, पार्टी फोरम पर अपना पक्ष भी रख दिया गया है। सहयोगी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप कैसे सही हो सकता है? अशोक गहलोत जी का आज भी सम्मान करता हूं। मैंने गहलोत जी के साथ मिलकर संघर्ष किया है। जिनका सरकार बनाने में योगदान है उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमें इस वजह से ही दिल्ली में शिकायत करनी पड़ी, ये सब कुछ कहना है सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने कुछ ही देर पहले हमारे चैनल CNN पर खास बातचीत की। और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ नए मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ करवा दूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अब स्टूडियो में पहुंचे पुनीत कर्णावत जी, उसके बाद में ओपी मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जो है वो बने हुए हैं, और इसके बाद जो है वो AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता, ओपी मिश्रा जी जा चुके हैं। और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, जो कुछ सचिन पायलट ने अभी हाल ही में कहा CNN के ऊपर, और लगातार उनसे कई तरीके के सवाल पूछे गए। आज CM ने भी जैसलमेर जाते हुए काफी कुछ कहा, लेकिन सचिन पायलट बहुत संभले हुए नजर आए जब उनसे बार बार कुछ सवाल पूछे गए जो हाल ही के अंदर CM के जरिए दिए गए थे। जब ये पूरा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम चल रहा था, तो उस पर बहुत ही साफ शब्दों में सचिन पायलट ने कहा कि उनके संस्कार हैं, चाहे उनका कितना भी धुर विरोधी हो, वो शब्दों का चयन सोच समझकर करते हैं और आगे भी वो अपने शब्दों को संयमित रखेंगे। अशोक गहलोत के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं। हालांकि एक मामला जो है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में पैरेलल समान तौर पर अभी भी चल रहा है, वो है बसपा विधायकों के विलय को लेकर कानूनी पेचीदगियां। हमारे साथ सबसे पहले AK जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, फिर पॉलिटिकल पर्संस के पास भी हम चलेंगे। जैन साहब, हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। चूंकि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप अब हो चुका है, सारे विधायक लगभग लौट आए हैं, सुलह हो चुकी है, अब कितना कुछ ये मायने रखता है कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर? जैन साहब, देखिए, जहाँ तक राजनीतिक रूप तक मामले की बात है, राजनीतिक रूप से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उसको लेकर राजस्थान की सरकार गिरने या ना गिरने का मामला अब खत्म हो चुका है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न, आज अभी जो भी रिट्स पेंडिंग है वो कानूनी महत्ता की रिट्स हैं। उनमें एक कानून तय होने वाला है कि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर किसको माना जाए। क्या विधायकों को ये अधिकार प्राप्त है कि 2/3 विधायक इकट्ठे होकर राष्ट्रीय पार्टी का विलय भी राज्य स्तर पर कर लें, या राज्य की पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तक वो विलय कर लें? क्योंकि राजस्थान में ये हुआ है कि 2 बार बसपा का विलय कांग्रेस में हो गया। गोवा में उल्टा हुआ है, गोवा में स्पीकर ने कांग्रेस के 2/3 MLAs के आधार पर कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी में मान लिया है। केंद्र में यह हुआ कि तेलुगु देशम पार्टी जो एक राज्य स्तर की पार्टी है, उसके राज्यसभा के, लोकसभा में तो शायद उनका मेंबर नहीं है, राज्यसभा के 4 सदस्यों का विलय अर्थात तेलुगु देशम पार्टी का मर्जर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मान लिया है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी का एक MLA था, वहां समाजवादी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर हो गया है। पंजाब में 1997 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी, उसका विलय कांग्रेस के अंदर हो गया था।
नागालैंड में क्या हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का विलय, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का विलय। लेकिन जैन साहब, इसका सीधा फायदा अगर मदन दिलावर की तरफ से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर इनके वोट निरस्त होते हैं या किसी तरीके से इस विलय को कानूनी तौर पर अवैध ठहराया जाता है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है वो मिल सकता था। लेकिन अब चूंकि सारे विधायक लौट आए हैं, सारी सुलहनामा हो चुका है, अब इसके वाकई मायने हैं अगर वोट निरस्त भी किए जाते हैं। देखिए, राजस्थान में अगर वोट निरस्त भी हो जाते हैं तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर राजस्थान के मामले में यह प्रेसिडेंट तय होता है कि मर्जर पॉलिटिकल पार्टी का विधायक नहीं कर सकते, तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 10 विधायकों को काफी रोक लगेगी और उनका मंत्रिमंडल जाएगा। तेलुगु देशम के 4 जो राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में मिले, उनके वोट देने के अधिकार पर भी रोक लगानी पड़ेगी। पुनीत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ए.के. जैन साहब ने कि अगर यहां पर आप ऐसा करते हैं तो आपकी खुद दूसरे राज्यों के अंदर जो इन्होंने नाम गिनाए, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटक हो, वहां पर आपको इसी तरीके की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी वहां पर विलय किया हुआ है। यहां का विलय जो है वो अभी कानूनी पेचीदगियों से गुजर रहा है और आप ही इसको लेके गए अदालत के दरवाजे तक। जो स्थितियां यहां बनी जी, उसके अंदर ये लड़ाई पहले पार्टी में और पार्टी से सड़क तक, सड़क से बाड़ेबंदी तक और फिर कोर्ट तक पहुंची है। आज जो स्थिति कोर्ट के समक्ष है उसका निर्णय कोर्ट करेगा, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप करेगा जी। उस बारे में बहुत विशेष अब कहना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये पूरा मसला है जी। लेकिन राजस्थान से जो एक राजनीतिक संदेश पूरे देश में जा रहा है जी, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से विघटित हो रही है, किस तरीके से अंतर्कलह से घिरी हुई है और किस तरीके से वहां के ही प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जी, आप इसको बार बार अंतर्कलह कह रहे हैं और आज अभी सुबह जब सीएम जैसलमेर के लिए रवाना हुए तो वो उनका बार बार ये कहना है, वो सचिन पायलट का भी नाम नहीं ले रहे, वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया धरा बीजेपी का है। आज भी सुबह उन्होंने यही कहा कि ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, कोशिश इन्होंने बहुत की। देखिए, वो किसी का भी नाम लें, ये जग जाहिर है कि जो अदावत गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में थी, ये उसका परिणाम है कि पिछले 30 दिनों से जिस प्रकार का एक पॉलिटिकल ड्रामा पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन जिस भाषा का उपयोग उन्होंने सचिन पायलट जी के लिए किया, जिस तरीके से राजद्रोह की धाराएं अपने ही सहयोगी के ऊपर लगाई, वो सब बताता है कि वहां कितना गहरा अंतर्विरोध था। बशीर बद्र साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं शर्मिंदा ना हो। लेकिन वो गुंजाइश गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के कैंप ने पिछले 30 दिनों में खत्म कर दी। आज भले ही वो दोस्त हो जाएं, दोस्त भी वो इसलिए रहे हैं कि दोनों अपने अपने मिशन के अंदर पूरी तरीके से असफल हो गए हैं। गहलोत साहब का मिशन था कि वो किसी भी रूप में सचिन पायलट को अब कांग्रेस में नहीं देखना चाहते थे। जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए, जिस प्रकार 25 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ के इमेजिनरी फिगर वो बोलते रहे, और उनका हर वक्तव्य आप पिछले 30 दिनों का देख लें, जिससे मालूम पड़ता था कि वो किसी भी सूरत में सचिन पायलट जी को वापस अपनी पार्टी में नहीं आने देना चाहते। वहीं सचिन पायलट जी का मिशन था कि वो गहलोत साहब को अपदस्थ करके खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। आज दोनों खेमे अपने अपने मिशन में पूरी तरीके से असफल होकर वापस एक जगह आए हैं, लेकिन उनके बीच में सद्भाव कायम होगा, सहयोग कायम होगा, इसकी आशंका हमेशा बनी रहेगी। लंबे समय से जो है वो ऐसे मामलों को भी कवर किया आपने, एक आपका पुराना अनुभव भी है। ये जो राजस्थान की राजनीति में जो घटनाक्रम हुआ, अगर मैं इसको चंद शब्दों में लपेटना चाहूँ, बहुत समेटना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ मुकेश जी कि ये अब हैप्पी एंडिंग हो चुकी है इसकी। नहीं, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग फिलहाल हो चुकी है, लेकिन आप इसको स्पष्ट रूप से जो मुझे लगता है, और अगर आप सारी हालात का आकलन करेंगे, परिस्थितियों का आकलन करेंगे, तो ये फिलहाल एक युद्ध विराम है जी। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये लड़ाई बंद होगी, क्योंकि वो सचिन पायलट कैंप तो अब आ गया जी। मान लिया आप, वो आ गए हैं, वो कह रहे हैं हाईकमान से बात हो गई है, उनकी वास्तव में बात भी हो गई है।
आमने सामने बैठ के बात हुई है, काफी लंबी बातचीत हुई है। उनके साथ जो विधायक थे, एक को छोड़ के भंवरलाल शर्मा जो पहले ही जयपुर आ गए थे, उनके अलावा जितने भी वो 18 एमएलएस थे, उन्होंने बैठ करके वहां पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल सबसे मुलाकात की, सबसे बात करी है उन्होंने। तो वो अपनी बातें उन्होंने कही कि उनको क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सरकार में किस तरह की परेशानियां आ रही थी वगैरह वगैरह, उन्होंने सारी बात कह दी। उसके बाद उनको ये आश्वासन दिया गया कि भाई आपकी सारी ग्रीवेंसेस सुनी जाएंगी, 3 लोगों की कमेटी बनेगी जो पॉइंट एक पॉइंट को रिजॉल्व करेगी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस बात को लेकर के। फिर आप देखिए इस पूरे मसले में वो 18 या 19 थे जी, इधर कितने थे? 102 जी, अगर हम उनके फिगर को सही माने, और अगर कांग्रेस की बात माने तो भी ज्यादा थे, खाली कांग्रेस के भी। तो अब सवाल यह उठता है कि इधर वाले जो हैं, जो अशोक गहलोत कैंप के साथ 1 महीने से डटे हुए थे, वो किस सीमा तक इस चीज को स्वीकार करेंगे जी। ये देखने वाली बात होगी। आगे की सारा जो खेल है इस सरकार तो मुकेश जी, इसका सॉल्यूशन भी पायलट साहब ने अपने उसमें बताया, जैसा कि एआईसीसी की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ लिखित तौर पर। उसमें कहा गया कि इन सारी जो शिकायतें हैं इन विधायकों की या सचिन पायलट साहब की जो शिकायतें हैं, उनको लेकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन इन्होंने किया है। वो कमेटी उन शिकायतों को सुनेगी और उसके ऊपर काम किया जाएगा। और उससे बाकायदा सचिन पायलट संतुष्ट भी नजर आए कि अब हाईकमान ने बात सुनी है और इसका नतीजा भी निकलकर सामने आएगा। जैसा कि आपने कहा कि ये युद्ध विराम है, तो वो 3 सदस्यीय जो कमेटी है इस युद्ध विराम को खत्म करेगी। वो समय बताएगा कि वो क्या क्या बातें अपनी कमेटी के सामने रखते हैं, किस किस तरह के उनकी समस्याएं बताई जाती हैं कि साहब इतने मंत्री होने चाहिए, इतने बोर्ड निगमों के चेयरमैन होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, ये हमारे ट्रांसफ़र नहीं होते, हमारे कहने से अधिकारी काम नहीं करते, हमारे इलाकों में फलाने योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा, इस योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा, सड़कों के लिए पैसा नहीं आ रहा, कि इसके लिए नहीं आ रहा या उसके लिए नहीं आ रहा। अब आप थोड़ा पीछे जाएंगे, ये आज सबकी समस्याएं नहीं है, जैसा वो खुद बता रहे हैं सचिन पायलट और उनके साथी जो कह रहे हैं कि ये समस्याएं आज की नहीं है, ये शुरू से हैं। तो आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि वो खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और बड़े इंपॉर्टेंट 2 डिपार्टमेंट उनके पास थे जी, पंचायती राज ग्रामीण विकास और पीडब्ल्यूडी जी। उनके साथ रमेश मीणा थे, वो खाद्य मंत्री थे जी, रसद मंत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। उनके साथ विश्वेंद्र सिंह थे, ये 3 आदमी तो थे ही। और वो रमेश मीणा जी खुद ये दावा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने उनका वीडियो देखा है, कि भाई उनका मंत्रालय तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसकी तारीफ तो केंद्र सरकार ने की है। ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान काम जो हुआ है उसकी तारीफ की है। आप कहना ये चाह रहे हैं मुकेश जी कि फांस अभी अटकी हुई है? मेरे हिसाब से अटकी हुई है। और ये लड़ाई जो है वो सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे कहूं तो ये मुख्यमंत्री बनने या नहीं बनने को लेकर के है। इसको हटाइए, मुझे बनाइए, सिंपल लड़ाई थी। जैन साहब, एक और बहुत कानूनी दावपेच वाला सवाल आप इसे कह सकते हैं। आपने कहा कि अगर राजस्थान के अंदर चुनौती देती है बीजेपी 6 विधायकों के विलय को, तो दूसरे राज्यों में इसी चुनौती का सामना बीजेपी को भी करना पड़ सकता है। तो आपको नहीं लगता जैन साहब, बतौर कानून विशेषज्ञ, कि कांग्रेस ने वो कानूनी चुनौती देने में बहुत देर कर दी दूसरे राज्यों के अंदर, और यहां पर बीजेपी ने इसकी पहल कर दी, अब मुश्किल होगी? देखिए, कांग्रेस ने गोवा के बाद मामले को चुनौती दी है जी, और उसको लेकर 1 जून 2020 को ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए जी। और अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस यही कह के गई है, या बसपा के जो एमएलए गए हैं वो ये कह के गए हैं कि इस मामले को उस मामले के साथ टैग कर दिया जाए। शायद उनकी लीगल स्ट्रेटजी तो ये थी कि उनको ये खतरा लग रहा था कि भाई राजस्थान में उनके विरुद्ध में कुछ आदेश हो सकता है, तो वो 14 को वोट देने से वंचित हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक ये लीगल टैक्टिक्स प्ले की थी। उनको शायद पता नहीं होगा कि 14 तक या 11 तक ही सारा का सारा जो यहाँ का शो है वो बदल जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा सारा का सारा। परंतु फिर भी ये प्रश्न कहीं ना कहीं तो तय होगा। 1997 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि विधायक को ये लेजिस्लेचर पार्टी का विलय माना जाना चाहिए, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। ये मामला अब तक लंबित है, सिर्फ हाई कोर्ट्स में एक ही हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। इसके अलावा एक मामला, जब कुलदीप बिश्नोई वाला मामला में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय करने से मना कर दिया कि ये कंट्रोवर्सी हमारे सामने जो मामला आया उसको तय करने के लिए आवश्यक है। परंतु उसके बाद एक के बाद एक विधानसभाओं में ये हुआ है
पहले कुछ विधायक जाते थे, अब 2/3 एक साथ जाने लग गए। कहीं तो एक ही विधायक है, अकेला है, वो चला जाके पार्टी विलय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर जो ऑब्जेक्ट है हमारा दल बदल कानून का, उसके विषय में तय तो होना चाहिए। इसका असर पड़ेगा जन साहब? ये हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, आपने दल बदल कानून का जिक्र किया, दोनों जगह चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो मदन दिलावर भी स्टे पिटीशन लेके ही गए थे कि डीबी ने हमें पिटीशन नहीं दी, और हाई कोर्ट में भी वो डीबी से यही ऑर्डर करवा के लाए हैं कि आप इसी दिन उनकी स्टे पिटीशन को तय करें। मामले को अंतिम रूप से तय करने का आदेश उन्होंने नहीं लिया है। तो इसलिए अंतिम रूप से तो जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट को ही होना। ठीक है कर्णावत साहब, आपके नेता का भी बयान आया, आप चूंकि बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो है वो अंदरूनी लड़ाई थी और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, हालांकि आप ही की तरफ से विधायकों वाला मामला भी उठाया गया विलय का। आपके नेता ने कहा कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। तो अभी भी आपको उम्मीद है कि जो है वो कहीं गुंजाइश है? आसिफ भाई, मैंने पहले भी कहा कि मतभेद तो दूर हो सकते हैं जी, मनभेद दूर नहीं होते जी। जो 18 महीने की अदावत थी और जो पिछले 30 दिनों में जी, जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं और अमर्यादित वीडियोज का इस्तेमाल हुआ, जी, जिस प्रकार के मुकदमे लगाए गए, जी, जिस प्रकार के ऐसे ऑडियो क्लिप्स जिनकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, उसके आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन सब का परिणाम ऐसे गहरे मनभेद में है जिसका कोई समाधान निकलना संभव नहीं है। इसलिए मुकेश शर्मा जी भी ठीक कह रहे हैं और आप राठौड़ साहब के बयान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो कुछ है ये युद्ध विराम है। अब ये कितना अल्प है और कितना और समय इसमें लगेगा ये अलग बात है। कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी इनर स्ट्रेंथ राजस्थान में खो चुकी है। एक दूसरे के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं है, एक दूसरे को वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। गहलोत साहब के बयान लगातार इस बात को इंगित कर रहे थे कि वो हर सूरत में सचिन पायलट जी को कांग्रेस से बाहर चाहते थे और सचिन पायलट जी उनको हटाना चाहते थे। दोनों अपने अपने मकसद में हाल फिलहाल असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना मिशन पूरी तरीके से छोड़ दिया है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। इस मनभेद का जिक्र जो आप कर रहे हैं कर्णावत साहब, इस मनभेद में आपके विधायकों को आपने गुजरात क्यों भेज दिया? मैं आप अच्छे से समझ सकते हैं, 14 अगस्त को जब विधानसभा का सत्र आउट हो गया जी, और विधानसभा के सत्र में कांग्रेस का जो खेमा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रहा था जी, उन्होंने सभी साम दाम दंड भेद अपनाने शुरू कर दिए थे अपना बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि उनके मन में भय था कि चाहे उन्होंने फेयरमाउंट में रख लिया हो, चाहे सूर्यगढ़ में रख लिया हो, गहलोत साहब से निराश एमएलए जिनके काम नहीं हो रहे थे, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिनके जो मंत्री नहीं बन पा रहे थे, वो कहीं गहलोत साहब के खिलाफ नहीं चले जाएं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी डराने धमकाने और उन पर झूठे मुकदमे लगाने की कुछ संभावनाएं बनने लगी थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने रणनीतिक रूप से तय किया कि हम कुछ विधायकों को पर्यटन पर भेजेंगे और जब जरूरत होगी तब वो राजस्थान वापस लौट कर आ जाएंगे। ठीक है। खुशवीर सिंह जी पर मुकदमा अभी 2 दिन पहले उन्होंने किया है, आज खुशवीर सिंह जी से मुलाकात की है। भंवरलाल शर्मा जी के बारे में लगातार 30 दिन तक वो उनका पुराना इतिहास बताते रहे। कल भंवरलाल जी शर्मा साहब के साथ उन्होंने चाय पी है। तो ये सब स्थितियां स्पष्ट रूप से थी कि कांग्रेस के अंतर कलह के कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी वो झूठे सच्चे मुकदमे लगा सकते थे। ठीक है मुकेश जी, एक बतौर राजनीतिक एक्सपर्ट अगर मैं आपसे पूछूं, जो वर्तमान में जो सिनेरियो बन रहा है, हमने सुबह सुबह दोनों ही बड़े नेता कांग्रेस के सामने आए। सीएम जैसलमेर जाते समय मीडिया से मुखातिब हुए और उसके कुछ देर बाद में CNN हमारे चैनल के ऊपर सचिन पायलट साहब का आपने इंटरव्यू देखा। अगर आप दोनों ही बड़े नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को अगर रीड करेंगे तो गहलोत साहब ज़्यादा आपको खुश नज़र आए होंगे और पायलट साहब बहुत संयमित तरीके से उन्होंने उनसे काफ़ी सवाल, तीखे सवाल भी पूछे गए तो उन्होंने बहुत संयमित भाषा में जवाब दिया। अब मुकेश जी, आपको क्या लगता है राजस्थान की राजनीति के अंदर पायलट साहब की क्या जगह बनने वाली है और गहलोत साहब का रवैया अब क्या रहने वाला है, चूंकि आला कमान ने इस पूरे मामले को सुलझा दिया है उसके बाद? देखिए, मुख्यमंत्री फिलहाल एक, अगर अपन निष्पक्षता से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री की एक तरह से नैतिक तौर पे तो जीत हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा ये है कि सचिन पायलट का भविष्य क्या रहेगा। आपने कहा ये मतलब बड़ा क्या कहते हैं, एक ऐसा सवाल किया है जो वास्तव में किया जाना चाहिए इस वक्त पे कि अब आगे क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट भी अब आज की तारीख में
कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में एक मुख्य नेताओं के तौर पे शामिल हैं। इतने मेरे ख्याल से सबसे लंबे समय तक वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इतना तो लंबा कोई अध्यक्ष भी नहीं रहा। और निश्चित तौर पे वो उस वक्त बनाए गए जब कांग्रेस का मनोबल बहुत नीचे था, राजस्थान में सीटें बहुत कम आई थी। 21 सीटें थी और 21 सीटों के बाद में वो पीसीसी चीफ बनकर पहुंचे थे। नहीं, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन उस वक्त मनोबल जो है वो पार्टी का बनाए रखना था। उसके बाद वो 2014 में खुद भी हारे, सारे सांसद हारे, लोकसभा का चुनाव तो एक भी नहीं जीत पाए ना। और उसके बाद 2019 में भी हारे, तब भी वो पार्टी अध्यक्ष थे। उससे पहले 2014 में भी पार्टी अध्यक्ष थे। इसलिए ये कहना कि सब संघर्ष किया, ये किया, वो किया, सब संघर्ष करते हैं। जो बनाया जाता है सबको करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैंने संघर्ष नहीं किया। हारने के बाद भी यही कहा जाता है कि हमने संघर्ष तो बहुत किया लेकिन हम हार गए, जनता की इच्छा है, यही कहते हैं ना सारे नेता। सब यही कहते हैं, कुछ ये तो नहीं कहता कि साहब हमारी कमी रहेगी प्रयासों में, लेकिन सब यही कहते हैं। तो वो अपनी जगह संघर्ष उन्होंने किया, वो महत्वपूर्ण एक घटक है राजनीति के, कांग्रेस की राजनीति के और राजस्थान की राजनीति के। और आगे वो अपने आप को किस हद तक साबित कर पाएंगे, ये अब बहुत बड़ा पायलट पे खुद पे निर्भर करेगा। बड़ा मैं आपको आज बता देता हूं, अब राजस्थान की राजनीति में कौन कौन से करवट आने वाले हैं, क्योंकि सुलह के बाद में राजस्थान की राजनीति की क्या तस्वीर होगी, इस पर भी जो है वो पूरे देश की राजनीति की नजरें रहेंगी। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।